हेलो साथियों, आज एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम साथियों हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है उसका जो क्लास नंबर सेकंड है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास फर्स्ट हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां आप जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो आज का हमारा साथियों पहला प्रश्न है, महाभारत काल में हरियाणा में कौन से युग की शुरुआत हुई थी। जो महाभारत काल है उसमें हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत मानी जाती है। जो कृषि युग की शुरुआत है वो महाभारत काल से ही मानी जाती है। अब देख लेते हैं महाभारत से हम रिलेटेड कुछ फैक्ट। 900 BC में ये युद्ध लड़ा गया, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध लड़ा गया। इसका मूल नाम जय संहिता था। जय संहिता इसका मूल नाम था। ठीक है, इसकी रचना जो करी है वो वेद व्यास के द्वारा की गई है। सरस्वती नदी के किनारे लेखन कार्य श्री गणेश के द्वारा किया गया है। और जो महाभारत साथियों इसमें 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 18 अध्याय इसमें देखने को मिले हैं। महाभारत में जो 11वां अध्याय है उसमें श्री कृष्ण का विराट रूप हमें देखने को मिला है। श्री कृष्ण का विराट रूप हमें अध्याय 11 में देखने को मिला है। और जो गीता का उपदेश है, गीता का जो उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो ज्योति सरोवर के तट पर दिया था। ज्योति सरोवर के तट पर दिया गया था। ठीक है, और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला है श्री कृष्ण ने, जो अध्याय के फर्स्ट के जो प्रथम श्लोक है उसमें। ठीक है, याद रखना। ये महाभारत से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। और हम देख लेते हैं महाभारत में हरियाणा को बहुधनायक संज्ञा दी गई। बहुधनायक का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। क्या बोला गया? बहुधनायक। ठीक है, और महाभारत काल से पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने पौराणिक कथा के अनुसार आदि रूपा माँ सरस्वती के 48 कोस के क्षेत्र को अपने हाथों से खोदकर कृषि योग्य भूमि बनाया था। कितने? 48 कोस। ठीक है, तो आदि रूपा कुरुवंशी के कुरुओं के कारण उस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुरुक्षेत्र की पौराणिक सीमा कितनी थी, तो याद रखना 48 कोस। और कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को हम आदि रूपा के नाम से जानते हैं। आदि रूपा, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि, क्योंकि ये भूमि आदि रूपा माँ सरस्वती जो 48 कोस का क्षेत्र दिया था उसको अपने हाथों से कृषि योग्य बनाया था। तो याद रखना, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि रूपा बोला जाता है। ठीक है, महाभारत को 5वां वेद भी बोला जाता है। 5वां वेद, और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। महाभारत को 5वां वेद भी बोला जाता है। ठीक है, और ये सब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य विश्व का कौन सा है? वो महाभारत है। ठीक है, महाकाव्य। तो याद रखना सबसे बड़ा महाकाव्य भी यही है। और इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो 1 लाख से ज़्यादा है। ठीक, 1 लाख से ज़्यादा इसमें श्लोकों की संख्या है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 से 20 तक हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो चल रहा है ये प्राचीन हरियाणा का इतिहास चल रहा है। इसके बाद हम पूरे जो हरियाणा जी के उसको कवर करते हुए चलेंगे थ्रू MCQ। ठीक है, और जो डिटेल है उसके लिए हम और क्लासें लाएंगे बाद में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया? मैं पहले बता रहा था, महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व या 900 BC में लड़ा गया। कौरव और पांडवों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। इस युद्ध को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में भी देखा जाता है। अधर्म पर धर्म की विजय। अब हम महाभारत से कुछ थोड़े और फैक्ट देख लेते हैं।
अर्जुन को कपिध्वज के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन को कपिध्वज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो अर्जुन था उसका रथ था, उस पर जो झंडा देखने को मिलता है वो हनुमान जी का झंडा देखने को मिलता है। ठीक है, और हनुमान की जन्म स्थल भूमि कैथल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कैथल को जन्म स्थल भूमि बोला जाता है। तो अर्जुन का जो कपिध्वज बोलते हैं, अर्जुन का जो धनुष था उसको गांडीव बोलते हैं। गांडीव उसका धनुष का नाम था। अर्जुन का जो शंख है वो देवदत्त था। शंख का नाम क्या था? देवदत्त शंख का नाम था। ठीक है, याद रखना, देवदत्त। और श्री कृष्ण का जो शंख का नाम है, श्री कृष्ण का शंख का नाम था पांच जनिए। क्या था? पांच जनिए उसका शंख का नाम है। ठीक है, याद रखना। श्री कृष्ण जो लड़े थे वो पांडवों की तरफ से लड़े थे। और धृतराष्ट्र था जो अंधा था, उसको जो महाभारत का सारा जो वर्णन है वो किसने सुनाया था? संजय ने। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उसने बैठे बैठे सारा महाभारत युद्ध देखा था और उसको वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। पांडवों की राजधानी की बात कर लेते हैं। पांडवों की जो राजधानी है, पांडवों की जो राजधानी रही है वो रही इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और कौरवों की जो राजधानी रही है वो रही है साथियों हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी। ठीक है, तो महाभारत से जितने भी रिलेटेड फैक्ट हों पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आपको हमने एक बार और रिवाइज करा दिया है। तो इसका सही आंसर होगा महाभारत युद्ध 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया। कौन सा जिला मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है? मृदभांड सबसे ज़्यादा जो देखे गए हैं बड़ी संख्या में वो देखे गए हैं, जो साथियों हमारा राखीगढ़ी है हिसार में। ठीक है, वहाँ देखे गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा राखीगढ़ी या हिसार। राखीगढ़ी जो हड़प्पाकालीन स्थल है राखीगढ़ी, वो साथियों वो हिसार के नारनौद में स्थित है। हिसार के नारनौद में वो स्थित है। ठीक है, राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, याद रखना। और ये साथियों सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ साथियों एक तो मिला है सोने की फैक्ट्री, यहाँ मिली है सोने की फैक्ट्री हड़प्पा का राखीगढ़ी में देखी गई है। और यहाँ युगम मिला है, शव का जो शव मिला है वो युगम में मिला है। ठीक है, शव यहाँ युगम में देखे गए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। और भी जितने भी क्वेश्चन है वो आने वाले हम डिस्कस करेंगे। भिवानी में साथियों मिताथल है, रोहतक में साथियों दक्षखेड़ा, महम रोहतक में हड़प्पाकालीन स्थल हैं। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अग्र गणराज्य की राजधानी रहा है? क्या हुआ था? जब मौर्य साम्राज्य था उसके पतन के बाद अग्र गणराज्य, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अग्र गण साम्राज्य के लोगों ने अपने राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर लिया। किसने? अग्र गणराज्य के लोगों ने। और उन्होंने अपनी राजधानी अग्रोहा बनाई। अग्रोहा जो हिसार में है, तो याद रखना इनकी राजधानी अग्रोहा थी। ठीक है, और योद्धगण की रोहतक राजधानी रही है, तो याद रखना अग्रोहा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, अग्रोहा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन ने बसाया था अग्रोहा। और अग्र गणराज्य की जो राजधानी रही है वो भी अग्रोहा रही है। भगवानपुर का टीला हरियाणा में कौन से जिले में स्थित है? भगवानपुर का टीला हरियाणा कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र। भगवानपुर टीले को बागपुर का टीला भी बोलते हैं। बागपुर का टीला, ठीक है, याद रखना, यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। सरस्वती के दक्षिण किनारे ये स्थित है। सरस्वती नदी है, उसके जो दक्षिण किनारा साउथ पार्ट है वो वहाँ ये स्थित है। और इसका उत्खनन कार्य करा था, जो इसकी खुदाई करी थी भगवानपुर टीले की, वो साथियों करी थी वो जीपी जोशी के द्वारा की गई थी। जीपी जोशी के द्वारा ये उत्खनन कार्य किया गया था भगवानपुर टीले का। तो अब ये यहाँ अब हम कुछ और टीले को देख लेते हैं जो हरियाणा में फेमस रहे हैं। ठीक है, तो दौलतपुर का टीला, दौलतपुर का टीला साथियों कुरुक्षेत्र में है। दौलतपुर का टीला, मैं टीला नहीं लिख रहा हूँ, दौलतपुर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, याद रखना दौलतपुर का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कर्ण का टीला, ठीक है, कर्ण का टीला भी साथियों
कुरुक्षेत्र में कर्ण नगरी पूछ लें, कर्ण झील पूछ लें, करनाल है। अगर कर्ण का टीला पूछ लें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास एक मिर्ज़ापुर गांव है, ठीक है, वहाँ ये हमें देखने को मिलता है कर्ण का टीला। विश्वामित्र का टीला, विश्वामित्र जो ऋषि हुए हैं विश्वामित्र, उनका जो टीला देखने को मिलता है वो पेहोवा कुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है, पेहोवा कुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं बालू का टीला। बालू साथियों कैथल में, तो कैथल में बालू का टीला देखने को मिलेगा। नौरंगाबाद का टीला, नौरंगाबाद साथियों भिवानी में है, तो याद रखना नौरंगाबाद का टीला भी भिवानी में देखने को मिलेगा। और बनावली का टीला, बनावली साथियों फतेहाबाद में है, तो बनावली का टीला भी हमें फतेहाबाद में देखने को मिलेगा। उसके बाद कुणाल का टीला, ये भी फतेहाबाद में, कुणाल का टीला भी हमें फतेहाबाद में देखने को मिलेगा, कुणाल का टीला, ठीक है। और एक है मीताथल टीला, मीताथल का टीला भी भिवानी में। अग्रोहा, अग्रोहा का टीला, अग्रोहा हिसार में है, तो ये हिसार में देखने को मिलता है। सीसवाल का टीला, ये भी हिसार में देखने को हमें मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख टीले थे, तो याद रखना। एक और देख लेते हैं हम, एक है फरमाणा का टीला, फरमाणा का टीला या दक्ष खेड़ा का टीला भी इसको बोलते हैं। फरमाणा का टीला यह है साथियों महम, महम रोहतक में ये देखने को मिलता है। फरमाणा आ जाए या दक्ष खेड़ा आ जाए, ये दोनों हमें महम में देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। हरियाणा के अभी तक प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सबसे प्राप्त अभिलेख हरियाणा में तकरीबन 37 प्लस या 3 दर्जन प्लस अभिलेख मिले हैं, और उनमें जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है वो मिला है टोपरा का अभिलेख। किस कौन सा मिला है? टोपरा का अभिलेख उनमें सबसे पुराना हमें देखने को मिला है। इस स्तंभ को सम्राट अशोक से संबंधित है। कहाँ है? सम्राट अशोक से ये संबंधित है, ठीक है। टोपरा का क्या हुआ था? सम्राट अशोक द्वारा गिरनार पहाड़ी गुजरात से लाकर इसे टोपरा गांव यमुनानगर में स्थापित किया गया था। गुजरात की जो गिरनार पहाड़ी है वहाँ से इसको लाकर यमुनानगर का जो टोपरा गांव है वहाँ इस स्तंभ को लगाया गया था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया टोपरा स्तंभ अभिलेख, ठीक है। शुरुआत में यह था गिरनार की पहाड़ी गुजरात में, ठीक है। और इस अभिलेख में 7 राजाओं की आज्ञाएं अंकित हैं, राज्य आज्ञाएं अंकित है इसमें, सबसे ज़्यादा 7 राजाओं की, ठीक है। तो याद रखना टोपरा अभिलेख, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शुद्ध अभिलेख। ये यमुनानगर से मिला है साथियों, यमुनानगर, ठीक है। 12 खड़ी जो मिली हैं 12 खड़ी से ये संबंधित है, 12 खड़ी, ठीक है। 12 खड़ी शुद्ध अभिलेख जो यमुनानगर से वो उसमें 12 खड़ी से, ठीक है, याद रखना। एक हमें करनाल से प्राप्त हुआ है साथियों खोरष्टी अभिलेख। कहाँ? खोरष्टी अभिलेख मिला है जो करनाल से मिला है। ये हमें तालाबों के निर्माणों के बारे में जानकारी देता है। किसमें? तालाबों के निर्माण के बारे में जानकारी देता है खोरष्टी अभिलेख, ठीक है। करनाल से हमें मिला है। गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हिसार से हमें देखने को मिला है। गुजरी स्तंभ अभिलेख हिसार से देखने को मिला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित थेपोलर की खुदाई का श्रेय किसे जाता है? थेपोलर, तो थेपोलर की खुदाई का श्रेय जो जाता है वो जाता है साथियों H.L. श्रीवास्तव को। किसको? H.L. श्रीवास्तव इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखना H.L. श्रीवास्तव। अलेक्जेंडर कनिंग भी जो साथियों पुरातात्विक विभाग है उसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंग के द्वारा की गई। दयाराम साहनी साथियों हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा जो स्थल है उसका खुदाई का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है 1921 में। कब करी थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा वो हड़प्पा स्थल की खोज की गई। निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिली है कि महात्मा बुद्ध द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम जिले के धनकोट नामक गांव में रथपात नामक शिष्य को उपदेश दिया था, ठीक है। रथपात जो शिष्य है
जो गुड़गांव का धनकोट गांव का था उसको उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। तो ये जो जानकारी मिलती है वो मंजिम निकाय जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है उससे मिलती है, मंजिम निकाय। ठीक है, ये जितने भी राजनीतिक जो महात्मा बुद्ध का हरियाणा में यात्रा है, राजनीतिक जीवन रहा है, उनके बारे में ये जानकारी देता है। ठीक है, तो याद रखना मंजिम निकाय, मंजिम निकाय जो है दो हरियाणा की जो बारे में जानकारी देते हैं, दो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, जो एक तो दिव्यवदान, एक है मंजिम निकाय। दोनों बौद्ध धर्म ग्रंथ हरियाणा के बारे में जानकारी हमें देते हैं, तो याद रखना। अब बात कर लेते हैं, एक है पंपच सूदनी। क्या है? पंपच सूदनी। पंपच सूदनी से हमें हरियाणा की जो महात्मा बुद्ध ने हरियाणा की यात्रा करी थी, ठीक है, यात्राओं के बारे में जानकारी देती है हमें पंपच सूदनी जो पुस्तक है, उससे हमें जानकारी मिलती है। और दिव्यवदान है जो पुस्तक है, इसके अंतर्गत हमें मिलता है कि अग्रोहा और रोहतक है, ये दो, रोहतक और अग्रोहा, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र रहे हैं। बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र अग्रोहा और रोहतक रहे हैं। ये जानकारी हमें दिव्यवदान जो पुस्तक है उससे मिलती है। और बात कर लेते हैं चुलबग। चुलबग पुस्तक है जो साथियों, उसके अनुसार अग्रोहा, एक पुस्तक और है चुलबग। चुलबग के अनुसार जो अग्रोहा है वो शक्तिशाली केंद्र रहा है बौद्धों का। ठीक है, अग्रोहा शक्तिशाली केंद्र रहा है बौद्धों का। अग्रोहा और रोहतक जो मुख्य केंद्र रहे हैं, ये दिव्यवादन में पता चलता है। लेकिन चुलबग ये बोलता है, चुलबग में हमें ये मिलता है कि जो अग्रोहा है वो सबसे शक्तिशाली केंद्र रहा है बौद्ध धर्म का या बौद्धों का। तो बढ़ते हैं, इसका सही आंसर होगा मंजिम निकाय। निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अग्रोहा बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था? मैं बता रहा था अभी चुलबग के अनुसार ये जानकारी मिलती है। ठीक है, और दिव्यवादन के अनुसार जो अग्रोहा और रोहतक है वो मुख्य केंद्र रहे हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, याद रखना मंजिम निकाय हमें जानकारी देता है कि जो रथपात गुड़गांव का धनकोट गांव का रथपात नामक शिष्य था, उसको महात्मा बुद्ध उपदेश देते हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति निम्नलिखित में से किस भगवान को उपासक थे? जो पुष्यभूति थे वो भगवान शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? भगवान शिव के। और इन्होंने इन जो वर्धन वंश है इनकी राजधानी रही है थानेश्वर। क्या रही है? थानेश्वर इनकी राजधानी रही है। और यहीं इन्होंने शिव के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, भगवान शिव का स्थानेश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम रखा था उसका? स्थानेश्वर महादेव मंदिर उसका नाम था, जिसको 1014 में, कब? 1014 में महमूद गजनवी के द्वारा उसको आक्रमण किया गया, उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई। लेकिन बाद में उसका जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर था उसका पुनर्निर्माण करवाया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था मराठा सदाशिवराव के साथ। सदाशिव जो मराठा था सदाशिवराव भाऊ, इसके द्वारा उस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया गया। तो याद रखना, जो वर्धन वंश के संस्थापक हैं वो पुष्यभूति रहे हैं और उन्होंने भगवान शिव का स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, नष्ट करा, उसको क्षति पहुंचाई उसको महमूद गजनवी ने 1014 में। उसका पुनरुद्धार करा सदाशिवराव भाऊ मराठा ने। उसके बाद देख लेते हैं हम पुष्यभूति जो वर्धन वंश है, यहाँ 606 से 647 तक एक शासन करता है हर्षवर्धन। ठीक है, जिसका आगे हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक, हर्षवर्धन। और ये बाद में अपना जो धर्म है बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले ये शिव के उपासक थे लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपनी दूसरी राजधानी, पहली राजधानी थी इनकी थानेश्वर रही है, लेकिन दूसरी राजधानी अपनी ये कन्नौज बनाते हैं। इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे।
वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन का अपना अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन सा था? जो वर्धन वंश का हर्षवर्धन का अंतिम अभियान था तो वो था साथियों इनका गंजम। ठीक है, गंजम का अभियान इनका अंतिम विजयी अभियान रहा है। ठीक है, कौन सा रहा है? गंजम का। और साथियों ये 606 से 647 तक ये शासक बनते हैं। ठीक है, बाद में इनके ही शासनकाल में हर्षवर्धन, जिसे यात्रियों का हर्षवर्धन तो इनका नाम है, इनका हैंसवांग इनके ही शासनकाल में हैंसवांग इनके ही शासनकाल में भारत आते हैं, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार हैंसवांग को कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सीयू की। हैंसवांग की पुस्तक क्या थी? सीयू की, जो कि हर्षवर्धन के शासन के बारे में हमें जानकारी देती है। इनका जो हर्षवर्धन का जो पहला विजय अभियान रहा है वो बंगाल के जो शासक रहे हैं शशांक, उनके ऊपर इनका पहला विजय अभियान रहा है। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज बनाई थी। ठीक है, तो आगे अभी इनके बारे में और कुछ हम बढ़िया विस्तार करेंगे। तो देखते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। वर्धन काल में अनाज के रूप में लिया जाने वाला निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस विधि से जाना जाता था? जो अनाज के रूप में लिए जाने वाला कर था उसको किस विधि के रूप में जाना जाता था? वो विधि थी भाग विधि। क्या थी? भाग विधि। ठीक है, जो कुल अनाज को उत्पादन होता था उसका 1/6 ये भाग था। ठीक है, उसे कर लेने होता था 1/6। उस समय जो वर्धन काल के समय 3 प्रकार के हमें कर देखे गए हैं। हम एक बार देख लेते हैं। 3 प्रकार के हमें कर देखे गए हैं। एक है हिरण्य विधि, 3 प्रकार की विधि थी। हिरण्य विधि, इस विधि के अंतर्गत नगद मुद्रा ली जाती थी। कैसी ली जाती थी? नगद मुद्रा ली जाती थी हिरण्य विधि के तहत। भाग विधि के तहत अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था। हिरण्य विधि में नगद और भाग विधि में अनाज के रूप में लिए जाने वाला कर था, अनाज के रूप में। एक थी बलि विधि। ठीक है, बलि विधि उपहार के रूप में लिए जाने वाला कर था। 3 प्रकार के थे। हिरण्य विधि नगद रूप में लिया जाता था। भाग विधि अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था। बलि विधि उपहार के रूप में लिया जाने वाला कर था। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन द्वारा रचित किस प्रसिद्ध लेखनी में जीमूत वाहन नामक राजा की आत्महत्या का वर्णन किया गया है? जो हर्षवर्धन है इन्होंने अपनी 3 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, एक 3 की पुस्तक थी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये तीनों पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई हैं। पहले तो याद रखना, तीनों नाटक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं। जो नागानंद पुस्तक है साथियों, उसमें जीमूत वाहन की आत्महत्या के बारे में बताया गया। तो इसका सही आंसर होगा नागानंद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का राजकवि था, उसने हर्षचरिता, जो बाणभट्ट है उसने हर्षचरिता, ठीक है, और कदम्बरी 2 पुस्तकें लिखी। कदम्बरी, ठीक है, तो याद रखना कदम्बरी और हर्षचरिता लिखी बाणभट्ट ने, और जो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद है ये लिखी हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री हैंसवांग भारत आया था। चीनी यात्री था हैंसवांग। इनकी पुस्तक थी सीयू की। ठीक है, और इन्होंने बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न, इसका सही आंसर होगा नागानंद। प्रश्न नंबर 34, हरियाणा के थानेश्वर में स्थित प्रसिद्ध राजा कर्ण के टीले की सबसे पहले खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? अब पहले मैं बता देता हूँ, कर्ण का टीला मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास मिर्ज़ापुर गांव में, वहाँ ये हमें देखने को मिला है। ठीक है, कर्ण का टीला।
तो हम बात कर लेते हैं। जो इसका खुदाई का सबसे पहले खुदाई का श्रेय जाता है वो डीपी स्नूपर को जाता है। ठीक है, डीपी स्नूपर ने 1921 और 22 में यहाँ खुदाई करवाई थी। 1921 और 22 में डीपी स्नूकर के द्वारा। ठीक है, और अब देख लेते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा क्षेत्र में अन्वेषण किया, मतलब अन्वेषण जो खुदाई कार्य थे वो किया था 1861 में। ठीक है, याद रखना। तो बढ़ते हैं। डीपी सुनेकर राजा कर्ण कटीला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास मिर्जापुर गांव में देखने को मिला है। और कर्ण नगरी बोलते हैं करनाल को, कर्ण झील और कर्ण झील या चक्रवर्ती झील, कर्ण झील बोल देते हैं या चक्रवर्ती झील बोल देते हैं। यहाँ पर राजा कर्ण थे, वो गरीबों को सोना और चांदी दान देते थे। हरियाणा का प्रथम परदेशी का नाम क्या था? हरियाणा का प्रथम परदेशी का नाम था ब्रह्मावर्त। क्या नाम था? ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त जो साथियों हाँ अथर्ववेद और मनुस्मृति इसका नाम था ब्रह्मावर्त। मनुस्मृति, ठीक है, और अथर्ववेद के अनुसार इसका नाम ब्रह्मावर्त था। रजय हरियाणा, ऋग्वेद के अनुसार इसका नाम रजय हरियाणा था। किसके अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार रजय हरियाणा यहाँ नाम था। ठीक है, तो याद रखना। हरियाणा इसको बोला था HR गुप्ता ने, डॉक्टर HR गुप्ता ने इसको हरियाणा बोला था, हरियाणा। ठीक है, जिसे आर्यों का घर कहा जाता, आर्याणा, आर्यों का घर इसको बोला था। तो याद रखना, पहला परदेशी का नाम ब्रह्मावर्त था जो मनुस्मृति है अथर्ववेद उसमें, रजय हरियाणा में ऋग्वेद में देखा गया है। आर्याना इसको बोला था आर्यों का घर HR गुप्ता के द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। अगर साथियों हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें अपने ग्रुप में। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36। हरियाणा में जैन धर्म का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? जो जैन धर्म का मुख्य केंद्र रहा है साथियों वो रहा है हांसी। कौन सा रहा है? हांसी जैन धर्म का मुख्य केंद्र रहा है। जैन धर्म का दो मुख्य केंद्र हैं हरियाणा में, एक था हांसी, एक और था अग्रोहा। अग्रोहा बौद्ध धर्म का भी मुख्य केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म के दो मुख्य केंद्र थे, एक तो अग्रोहा था, एक रोहतक था। जैन धर्म का एक हांसी है, एक अग्रोहा है। ठीक है, याद रखना। जैन धर्म का जो असली संस्थापक माना जाता है वो महावीर जैन को माना जाता है। ठीक है, महावीर जैन को माना जाता है। और महावीर जैन की जो मूर्ति है, ठीक है, महावीर जैन की जो मूर्ति मिली है वो मिली है पिंजौर से। कहाँ से? पिंजौर से वो मूर्ति हमें देखने को मिली है। भगवान महावीर की मूर्ति पिंजौर में देखने को मिली है। तो इसका सही आंसर तो हो गया हांसी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हरियाणा में जैन धर्म को पूर्ण जीवित करने का श्रेय जाता है वो जाता है वल्लभ सूरी को। ठीक है, वल्लभ सूरी को हरियाणा में जैन धर्म को पूर्ण जीवित करने का श्रेय वल्लभ सूरी को जाता है जो हांसी के ही निवासी थे। ठीक है, वल्लभ सूरी। देखो साथियों, अभी मेरे पास इतने गैजेट नहीं है कि मैं सही से लिख पाऊँ या बोल पाऊँ। हाँ, तो इसके लिए आपको 1-2 दिन शायद हम 10-5 दिन में इसका इंतज़ाम कर लेंगे। उसके बाद हम सही से लिख पाएंगे और सही से आपको सुन भी पाएगा। तो अभी के लिए इसी में हम काम चलाते हैं। तो याद रखना हांसी इसका सही आंसर होगा। वल्लभ सूरी हांसी के रहने वाले थे। और हरियाणा में जो जैन धर्म पूर्ण जीवित करने का श्रेय जाता है वो वल्लभ सूरी को जाता है। ठीक है, तो याद रखना। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भगवान महावीर की मूर्ति पिंजौर से प्राप्त हुई है। और संत आदिनाथ जो 9वें सदी के संत थे, संत आदिनाथ की जो मूर्ति मिली है वो जींद से मिली है। कहाँ से मिली है? वो जींद से मिली है।
वामन पुराण में हरियाणा के कितने प्रमुख वनों का उल्लेख किया गया? वामन पुराण में जो प्रमुख वन हैं उनके 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किया गया है। कितने वन हैं? 7। वामन पुराण वेद व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में विष्णु के वामन अवतार पर रचित पुराण है। ठीक है, वामन पुराण किसने रचा है? वेद व्यास, वही वेद व्यास जिसने महाभारत की रचना की थी। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और विष्णु के अवतार के ऊपर ये लिखा गया है। विष्णु का अवतार वामन अवतार के ऊपर ये लिखा गया है। तो इसमें सही आंसर होगा 7 वनों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है काम्यकीय वन, नंबर 1 काम्यकीय वन। ठीक है, नंबर 2 आदित्य वन, आदिति वन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं खाली आपको बता रहा हूँ। तीसरा है व्यास वन। ठीक है, व्यास वन, काम्यकीय वन, आदित्य वन, व्यास वन और फलकी वन। चौथा फलकी वन, फलकी वन। ठीक है, और सूर्यवन, शीतवन और देवैतवन। सूर्यवन, शीतवन और द्वैतवन, ये प्रकार हो गए 7 वन के बारे में जानकारी मिली है। और वामन पुराण में 9 नदियों के बारे में जानकारी दी गई है। नदियाँ के बारे में कितनी? 9 नदियों के बारे में, 7 वनों के बारे में जानकारी हमें दी गई है। 12 खड़ी की लिखाई वाला सर्वाधिक पुराना अभिलेख हरियाणा किस स्थान से मिला है? शुद्ध यमुनानगर से मिला है। शुद्ध यमुनानगर से हमें वो मिला है। हम इसके बारे में पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना, जो यमुनानगर शुद्ध है वहाँ से हमें 12 खड़ी की लिखाई वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र स्थान माना जाता है। कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र जो स्थान माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रोहतक। रोहतक कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र स्थान माना जाता है। ठीक है, हरियाणा में कुषाण शासकों को सिक्का मिलना, ठीक है, और उसकी शासन की पुष्टि करता है। जो कुषाणकालीन सिक्के मिले वो रोहतक से मिले और उसकी पुष्टि करता है। और जो कुषाण शासक हैं उनमें सबसे फेमस रहे कनिष्क, जिसके समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और इसी के समय बौद्ध धर्म दो धर्मों में बट गया था, 2 उपधर्मों में बट गया था। तो याद रखना, कुषाणकालीन जो मूर्तियों का प्रधान केंद्र है वो रोहतक रहा, क्योंकि यहाँ कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। ठीक है, कुषाणकालीन सिक्के और कुषाणकालीन मूर्तियाँ रोहतक से देखने को मिली हैं। आज का साथ हमारा लास्ट प्रश्न है, शेष सैया पर लौटे भगवान विष्णु की मूर्ति हरियाणा के किस गांव से प्राप्त हुई? जो शेष सैया पर लौटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति है वो फीजलपुर गांव सोनीपत से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? फीजलपुर गांव सोनीपत से वो प्राप्त हुई है। ठीक है, स्थल बोहर की बात कर लेते हैं। यहाँ बलराम, श्री कृष्ण के जो भाई थे, बलराम की मूर्ति हमें स्थल बोहर से मिली है। कहाँ से मिली है? स्थल बोहर से मिली है। ठीक है, तो हम कुछ मूर्तियों की बात कर लेते हैं। कुछ मूर्तियाँ अगर हम आपको बात कर लेते हैं, जैसे हम शेष सैया की तो मिली है फीजलपुर गांव से। जैन मूर्ति मिली है शायद, जैन मूर्ति। ठीक है, जैन मूर्ति हमें मिली है, अभी मैं बता रहा था, हाँसी व रनीला से, रनीला जैन मूर्ति मिली है हाँसी व रनीला से। ठीक है, और बलराम के स्थल बोहर से हो गई। विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिली तोशाम से, विष्णु की प्राचीन मूर्ति, विष्णु की प्राचीन मूर्ति हमें मिली है तोशाम, तोशाम से विष्णु की प्राचीन मूर्ति हमें देखने को मिली है। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति मिली है, सूर्य देवता, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति मिली है अग्रोहा, हिसार, अग्रोहा अग्र गणराज्य की राजधानी। ठीक है, दानवीर कर्ण और सूर्य भगवान की मूर्ति, दानवीर कर्ण की जो मूर्ति मिली है, दानवीर कर्ण और भगवान सूर्य की मूर्ति मिली है हमें करनाल से।
करनाल को कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है, महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है, वो मूर्ति मिली है साथियों हमें ब्राह्मणवास रोहतक से वो मूर्ति मिली है। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति मिली है अमीनपुर, सूर्य स्तंभ। अभी इसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। सूर्य स्तंभ मूर्ति अमीन, अभी इसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। पंचमुखी शिव की मूर्ति मिली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पंचमुखी शिव की मूर्ति मिली है पेहोवा कुरुक्षेत्र से, ठीक है, जहाँ से विश्वामित्र की मूर्ति भी मिली है। विश्वामित्र टीला भी पेहोवा कुरुक्षेत्र में है। तो आज के लिए साथियों यहीं तक, अगले सेशन क्लास नंबर 3 में और आगे हम डिस्कस करेंगे। जिस भाई को हमारी क्लास अच्छी लगी और साथ ही भाई बहन को प्लीज़ हमारा सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास नंबर 3 में जल्द ही। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का हार्दिक शुक्रिया, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।